Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 4th July 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about India-Africa relations. Important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. करंट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। देखिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इज ऑन टूर टू 5 नेशंस। सबसे पहले वो गए घाना, फिर वहाँ से वो जाएंगे ट्रिनिदाद एंड टोबैगो, फिर उसके बाद ही विल बी विजिटिंग अर्जेंटीना, देन ही विल रीच टू ब्राज़ील और उसके बाद ही विल अगेन कम बैक टू अफ्रीका। वहाँ पे वो नामीबिया विजिट करेंगे और फिर वो वापस दिल्ली आएंगे। तो ये 5 देशों का टूर वो करने वाले हैं। घाना विजिट ऑलरेडी हो चुका है एंड नाउ ही हैज रीच्ड ट्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो जब वो घाना विजिट कर रहे थे तो उस दौरान घाना में उनको अवार्ड दिया गया द ऑफिसर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। बेसिकली इट इज घानाज हाईएस्ट स्टेट ऑनर। अब मेंस पर्सपेक्टिव से अगर एक बात देखी जाए तो वो ये है कि प्रधानमंत्री जी का ये जो टूर है इसको एक अटेम्प्ट की तरह देखा जाना चाहिए टू स्ट्रेंथन इंडियाज टाइज विथ अफ्रीकन as well as South American countries. It should also be seen as an attempt to strengthen South-South cooperation, attempt by India to emerge as leader of global South. तो साउथ साउथ कॉपरेशन या इंडियाज अटेम्प्ट टू इमर्ज एज लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, इससे रिलेटेड तो आर्टिकल हमने हाल फिलहाल में देखा ही है। यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे इंडिया अफ्रीका रिलेशंस पे आज के इस डिस्कशन में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपनी टूर की शुरुआत की है एक अफ्रीकन कंट्री को विजिट करके और एंड भी करेंगे एक अफ्रीकन कंट्री को विजिट करके। और जब वो रियो डी जेनेरियो पहुंचेंगे ब्राज़ील में, एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख लीजिए, तो वहाँ पे वो ब्रिक्स समिट को भी अटेंड करेंगे। तो ब्रिक्स समिट में जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे इस बार के, उसको भी हम लोग आने वाले न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखेंगे। So from now on in today's discussion we are going to focus on India Africa relations. सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है because of this recent visit by PM Modi to 2 important African nations. भारत और अफ्रीका के रिलेशंस की बात की जाए, अगर मेंस में कोई प्रश्न आता है तो थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ शुरुआत करनी चाहिए। इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताना चाहिए कि प्री इंडिपेंडेंस टाइम में महात्मा गांधी जी ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत साउथ अफ्रीका से की। वहां पे उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की 1894 में, और वहीं पे उन्होंने सत्याग्रह के तमाम टेक्निक्स डेवलप किए जिसको बाद में इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान भी इस्तेमाल किया गया, जिसकी मदद से भारत का जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको मास मूवमेंट में कन्वर्ट किया गया। गांधीयन टेक्निक ऑफ सत्याग्रह मासेस तक पहुंचाया गया। तो ये सब बातें जो हैं आप इंट्रोडक्शन में ब्रीफली मेंशन कर सकते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में इंडिया और अफ्रीका का रिलेशन जो है इट शुड बी मेनली सीन इन लाइन विद नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ उसी के साथ कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज जो कॉलोनीज थे ब्रिटेन के या फ्रांस के, उनको भी आज़ादी मिली। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी कई सारे देश डीकोलोनाइज हुए ड्यूरिंग दैट टाइम। तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, ब्रिटेन की हेजेमनी खत्म हो चुकी थी ग्लोबल ऑर्डर में। फ्रांस तो वैसे ही टूट चुका था, कमजोर हो चुका था। ग्लोबल ऑर्डर को वापस से मैनेज करने के लिए एक इंटरनेशनल बॉडी भी बनाई गई, यूनाइटेड नेशंस। और इन सब कारणों से फिर फ्रांस और ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनाया गया कि आप अपने अपने जो कॉलोनीज हैं उनको आप इंडिपेंडेंस ऑफर करें। तो मतलब डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया गया। और यही कारण है कि एक ही साथ कई सारे एशियन अफ्रीकन कंट्रीज में आप देखेंगे डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस हुआ राइट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। तो भारत के साथ साथ कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज को भी आज़ादी मिली इन अर्ली 1950s। और साथ ही साथ जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, द वर्ल्ड एंटर्ड इनटू अ न्यू फेज जिसको हम लोग कहते हैं कोल्ड वॉर, which was power politics between two power centers. On one side we had US, on other side we had USSR. अब जो ये नए नए देश आज़ाद हुए थे, इनको अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी बनाए रखनी थी, क्योंकि बहुत मेहनत से, बहुत संघर्ष के बाद आज़ादी मिली थी। तो इस कारण से जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, दे
टुगेदर क्रिएटेड अ मूवमेंट एट ग्लोबल स्केल जिसका नाम दिया गया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, which could be considered as third front during the Cold War time. नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मेन लक्ष्य था कि हम लोग किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे और अपनी ऑटोनॉमी को रिटेन करेंगे जो हमें आज़ादी के बाद मिली है। अभी जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत हुई उसमें 5 लीडर जो थे वो फोर फ्रंट पे थे। भारत से जवाहरलाल नेहरू और घाना से नक्रुमा, अब्दुल Gamal Abdel Nasir from Egypt, Sukarno from Indonesia, and Joseph Broz Tito from Yugoslavia. नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत ऑफिशियली हुई 1961 में बेलग्रेड समिट के साथ, लेकिन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के आइडिया सबसे पहले डिस्कस किए गए एट बांदुंग कॉन्फ्रेंस इन इंडोनेशिया इन 1955। तो आज़ादी से पहले भारत और अफ्रीका के रिलेशंस में आप महात्मा गांधी का जिक्र करेंगे। आज़ादी के बाद भारत और अफ्रीका के रिलेशंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट लिंक था वो था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, ऐसा आप जिक्र कर सकते हैं। 1991 के बाद से अफ्रीका में भारत का इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव मोर एंड मोर ट्रेड पार्टनर्स, इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज ढूंढ रहा है भारत। तो उस कॉन्टेक्स्ट में पोस्ट 1991 जब से ग्लोबलाइजेशन का माहौल आया है, इट हैज लीड टू हाइपर मोबिलाइजेशन एंड इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव बेटर इंटीग्रेशन विथ अफ्रीका। सो लेट अस सी इंपॉर्टेंस ऑफ अफ्रीका इन करेंट टाइम्स। देखिए, अफ्रीका एक रिसोर्स रिच रीजन है। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कुछ खास अभी तक हुआ नहीं है। तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन अंडर यूटिलाइज्ड कॉन्टिनेंट। वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, वो अभी तक अंडर यूटिलाइज्ड हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ रिसोर्स रिच। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भारत अफ्रीका के साथ ज़्यादा ट्रेड रिलेशंस बनाए रखना चाहता है। साथ ही साथ अफ्रीकन कंट्रीज आर वेरी मच रिच इन एनर्जी रिसोर्सेज लाइक ऑयल एंड नेचुरल गैस, जिसमें भारत एक डेफिशिएंट कंट्री है। तो नेचुरली एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बनता है भारत का और अफ्रीका के साथ। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी हैं। अफ्रीका के कई सारी इकोनॉमी जो हैं जैसे रवांडा, सेनेगल, तंजानिया, दे आर नाउ इमर्जिंग एट ए फास्टर पेस। बेस इफेक्ट भी इसके पीछे आप देख सकते हैं। नाउ दे आर ग्रोइंग एट ए वेरी फास्ट पेस। तो यहाँ पे नए नए अपॉर्चुनिटीज खुल रहे हैं इंडियन यूथ के लिए, इंडियन स्टार्टअप्स के लिए, वहाँ पे जाकर के बिजनेस को एक्सपैंड करने का। तो इस पर्सपेक्टिव से भी अफ्रीका इज इमर्जिंग एज एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर इंडिया। स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट भी है। आप अगर अफ्रीका को देखें तो अफ्रीका के पास 2 इंपॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन का कंट्रोल है। एक तो सुएज कनाल जो इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है मेडिटेरियन ओशन के थ्रू अटलांटिक, मेडिटेरियन सी के थ्रू अटलांटिक ओशन से। तो सुएज कनाल इज ए इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट जिससे बहुत ही इंपॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस गुजरते हैं, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड गुजरता है। वहाँ पे भी अफ्रीका का कंट्रोल है। दूसरा केप ऑफ गुड होप, वहाँ से भी इंपॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस गुजरता है। तो उस पर्सपेक्टिव से भी, इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के पर्सपेक्टिव से या फिर चोक पॉइंट और सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से भी आप कह सकते हैं कि अफ्रीका इज इम्पॉर्टेंट। और उस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू स्ट्रेंथन इट्स टाइज विथ अफ्रीका। उसके अलावा अफ्रीकन देश भारत का खूब सपोर्ट करते हैं एट यूनाइटेड नेशंस प्लेटफॉर्म, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू रिफॉर्म एट यूएनएससी। दे सपोर्ट इंडियाज डिमांड टू गेट परमानेंट मेंबरशिप एट यूएनएससी। डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म्स में भी डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट में बात करते हैं अफ्रीकन कंट्रीज, और वहाँ पे वो भारत के पॉइंट्स को सपोर्ट करते हैं। मेनली अगर डब्ल्यूटीओ पे बात की जाए तो देखिए, अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं मेंस पे, और जैसे ही मेंस खत्म हो जाएगा तो अगेन वी विल शिफ्ट आवर डिस्कशन टू बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, और वापस से दिसंबर ऑनवर्ड ज़्यादा फोकस प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहेगा। तो किसी भी स्टूडेंट को घबराना नहीं है कि सर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पॉइंट्स छोड़ रहे हैं। मैं सारे पॉइंट्स नोट करके रखता हूं और धीरे धीरे सही वक्त पे सब कुछ देता हूं। तो अभी के टाइम में देयर इज नो डाउट कि वी आर फोकसिंग मोर ऑन मेंस, बट स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू अपीयर नेक्स्ट ईयर उनको घबराना नहीं है। ठीक है, सारे पीटी पर्सपेक्टिव से भी बातें आई विल डिलीवर, प्लीज डोंट वरी, ये हम लोग हर साल ही करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द डिस्कशन, आपको मेंस पर्सपेक्टिव से बस इतना याद रखना है कि डब्ल्यूटीओ प्लेटफॉर्म पे एक इंपॉर्टेंट एजेंडा अडॉप्ट किया गया था साल 2001 में, जिसका नाम था दोहा डेवलपमेंट एजेंडा। तो इस दोहा डेवलपमेंट एजेंडा मेनली फोकसेस ऑन प्रमोटिंग इंटरेस्ट ऑफ
डेवलपिंग कंट्रीज। तो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा को भारत पुश करता रहता है, सपोर्ट करता रहता है, और दोहा डेवलपमेंट एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने में अफ्रीकन कंट्रीज भी भारत का सहयोग देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन अफ्रीकन एंड कंट्रीज एंड इंडिया, कि जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या डब्ल्यूटीओ के रिफॉर्म्स में, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू दोहा डेवलपमेंट एजेंडा डब्ल्यूपीओ, वहां पे भारत को सहयोग देता है अफ्रीकन कंट्रीज। अब यही अगर हम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पढ़ाई कर रहे होते तो हम डिटेल में देखते कि दोहा डेवलपमेंट एजेंडा में है क्या, लेकिन यहाँ पे मेंस पर्सपेक्टिव से बस इतना जानना काफी है कि दोहा डेवलपमेंट एजेंडा फेवर्स डेवलपिंग कंट्रीज, स्पेशली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के एक्सेस रिलेटेड उनको बेनिफिट की बात कराई जाती है एट डब्ल्यूटीओ। इतना अभी के लिए काफी है, आगे तो हम लोग देखेंगे ही। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू अफ्रीका इज कि लगभग 26 मिलियन इंडियन डायस्पोरा के लोग अलग अलग अफ्रीकन देशों में रहते हैं, वहां से वो रेमिटेंस भारत में भेजते हैं, तो उनके इंटरेस्ट को बचाए रखने के लिए भी अफ्रीका इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। ग्रीन डिप्लोमेसी मतलब इन्वायरमेंट रिलेटेड कोऑपरेशन में भी अफ्रीका भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है। फॉर एग्जांपल चीताज रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम जो भारत में स्टार्ट किया गया, वहां पे चीताज वे आर ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम 2 अफ्रीकन कंट्रीज, नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। उसके अलावा भारत की इंटरनेशनल इनिशिएटिव है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, उसमें भी कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज पार्टनर हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस या मिशन लाइफ में भी कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज पार्टनर हैं। तो इट कुड बी मेंशन्ड एज एन एग्जांपल ऑफ ग्रीन डिप्लोमेसी। तो अफ्रीकन देश भारत के लिए बहुत जरूरी हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव से, और यही कारण है कि फिर भारत ने अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए हैं अफ्रीका के साथ अपने इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। वहां पे ह्यूमन रिसोर्स को बेहतर करने के लिए अफ्रीका में भारत ने कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स लिए हैं अंडर ए प्रोग्राम जिसका नाम है आईटेक, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम। ये नाम हमेशा याद रखना। इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव से अफ्रीका या अफ्रीका जैसे बाकी जो डेवलपिंग या पुअर कंट्रीज हैं, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, वहाँ पे बेटर ट्रेनिंग कराने के लिए ऑफ द यूथ, सो दैट वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर पाएँ, भारत ने प्रोग्राम स्टार्ट किया है आईटेक। ये आप मान सकते हैं कि भारत की इनिशिएटिव है टू स्ट्रेंथन इंडिया सॉफ्ट पावर। तो आईटेक प्रोग्राम के अंतर्गत अफ्रीका के कई सारे गरीब देशों में यूथ को ट्रेनिंग दी जाती है। पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क, इसके अंतर्गत $100 मिलियन भारत ने खर्च किया है, जिसकी मदद से अफ्रीकन देशों के अंदर डिजिटल कनेक्टिविटी प्रमोट की जा रही है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, वो भारत ने स्टार्ट किया है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया जा रहा है अफ्रीका के देशों के अंदर थ्रू अ प्रोग्राम जिसका नाम है एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, जिसको भारत और जापान मिल करके चला रहा है। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की मदद से एशियन कंट्रीज की कनेक्टिविटी अफ्रीकन कंट्रीज के साथ स्ट्रेंथन की जा रही है अंडर दिस इनिशिएटिव एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, जो भारत और जापान का कलेक्टिव इनिशिएटिव है। आप कह सकते हैं कि एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर भारत और जापान का रिप्लाई है टुवर्ड्स चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके अंतर्गत चाइना ऑलरेडी दुनिया के कई सारे देशों के साथ अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ रहा है। तो भारत और जापान का कलेक्टिव रिस्पॉन्स टू चाइना है एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। उसके अलावा अफ्रीकन देशों के साथ अपने कोऑर्डिनेशन को मजबूत करने के लिए जब साल 2023 में G20 की समिट हुई थी भारत में अंडर चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया, तो वहां इंडिया के इंसिस्टेंस पे G20 में अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर की तरह इंक्लूड कर लिया गया है। सो दैट इज अनदर इनिशिएटिव इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेंथनिंग इंडिया अफ्रीका रिलेशंस। लेकिन भारत और अफ्रीका के रिलेशंस मजबूत हो रहे हैं, उसके लिए भारत ने कई सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। इसके कुछ चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? भारत जो अफ्रीका के साथ अपने संबंध अच्छे से करने की कोशिश कर रहा है, उसमें क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज एक हो सकता है कि चाइना इज ऑलरेडी हैविंग ए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन अफ्रीका। फॉर एग्जाम्पल, चाइना की 2 पॉलिसी नाम याद रखिएगा, चेक बुक डिप्लोमेसी एंड डेट ट्रैप पॉलिसी या डिप्लोमेसी। एक बात आप मेरी आराम से समझिए कि हर एक सब्जेक्ट के अपने कुछ की टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स का इस्तेमाल आपको करना चाहिए आंसर राइटिंग में। जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में आप बात कर रहे हैं, तो चाइना से रिलेटेड ये जो 2 टर्म्स हैं, चेक बुक डिप्लोमेसी, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। चाइना कई सारे देशों को बहुत आसानी से पहले लोन दे देता है, ये उसका कहा जाता है चेक बुक डिप्लोमेसी, और फिर उस लोन के कंडीशंस इतने स्ट्रिंजेंट रखता है कि आपको
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है इस पैसे से, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो मटेरियल्स होंगे वो भी चाइना से आएंगे, टेक्निकल टीम या इंजीनियर्स भी चाइना से आएंगी, और इस तरीके से इंटरेस्ट रेट भी उसमें बहुत हाई रहता है। धीरे धीरे उन देशों को अपने लोन के ट्रैप में फंसा देता है। इसको कहा जाता है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। और चेकबुक डिप्लोमेसी और डेट ट्रैप डिप्लोमेसी दोनों एक साथ प्रैक्टिस करके चाइना जो है कई सारे अफ्रीकन देशों को अपने जाल में फंसा चुका है। और फिर अफ्रीका के देशों के वो कई सारी जगहों पे अपनी मिलिट्री बेस बनाता है कि ठीक है, आप लोन नहीं लौटा पाए तो यहाँ पे मेरा मिलिट्री बेस रहेगा, यहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा हुआ, ऐसे करके। जैसे श्रीलंका में उसने किया है, हम्बनतोता पोर्ट को ले लिया है फ्रॉम श्रीलंका। वो भी एग्जाम्पल हो सकता है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी एंड चेकबुक डिप्लोमेसी का। तो ऐसे करके चाइना ने अपना फुटप्रिंट बहुत स्ट्रांग किया हुआ है ऑलरेडी अफ्रीका के अंदर। इनफैक्ट जिम्बाब्वे के अंदर तो युआन हैज बीन एक्सेप्टेड एज ए लीगल टेंडर, एज ए करेंसी, ऑफिशियली एक्सेप्टेड। तो चाइना का वहां पे ऑलरेडी काफी स्ट्रांग फुटप्रिंट है। इस कारण से वहां पे भारत के लिए इन्वेस्टमेंट करके और रेम्यूनरेटिव बेनिफिट्स उठा पाना थोड़ा चैलेंज है, बिकॉज चाइना हैज फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज इन अफ्रीका। दूसरा है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में आपस में कई सारी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, विद इन अ कंट्री इटसेल्फ कई सारी एथनिक कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। इस कारण से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने का कोई बहुत फायदा होता नहीं है। टेररिज्म इन अफ्रीका, अफ्रीका के कई सारे देशों में टेररिस्ट एक्टिविटीज काफ़ी स्ट्रांग है, जैसे अल शबाब एंड बोको हराम टेररिस्ट ग्रुप्स इन नाइजीरिया एंड ऑल। तो आपको अल शबाब मेनली सोमालिया में एक्टिव है, बोको हराम नाइजीरिया में एक्टिव है। तो वैसे ये पूरे अफ्रीकन कंट्रीज में टेररिस्ट एक्टिविटीज अलग अलग जगहों पे करते रहते हैं। तो आपको कुछ नाम याद रखने हैं बस। मेंस में तो यही है, सीधा सीधा तो प्रश्न आता नहीं है, ब्रॉडर क्वेश्चन आते हैं। तो अफ्रीका के कुछ टेररिस्ट ग्रुप जैसे अल शबाब या बोको हराम का नाम याद रखना है। लास्ट, अफ्रीका के जो नेशनल्स भारत में आते हैं उनको बहुत सारा स्टीरियोटाइपिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। दे आर कंसिडर्ड एज ड्रग पेडलर्स। हमेशा इन लोगों को डाउट रहता है कि अफ्रीकन लोग जो हैं भारत में ड्रग पेडलर्स की तरह एक्टिव हैं, काम करते हैं। उनके ऊपर बहुत बार अटैक भी होता है अफ्रीकन नेशनल्स के ऊपर भारत में। तो इन सब कारणों से भारत और अफ्रीका के रिलेशन जो है वो बहुत मजबूत नहीं हो पा रहे हैं, और भारत जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है अफ्रीका में उसके बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल पा रहे हैं। दोहा डेवलपमेंट एजेंडा जो हमने डिस्कस किया उसके बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया हैज चेंज्ड फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट इन रिसेंट टाइम्स एग्जामिन। तो कोल्ड वॉर से पहले, यानी कि 1991 से पहले, कोल्ड वॉर जब चल रहा था तब तक भारत की जो पॉलिसी थी उसको नॉन अलाइनमेंट कहा जाता था, अब इसको मल्टी अलाइनमेंट कहा जाता है। इसमें आपको थोड़ी सी हिस्ट्री के साथ शुरुआत करनी चाहिए कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद कोल्ड वॉर खत्म हो गया, कोल्ड वॉर डायनेमिक्स भी उसके साथ ही साथ खत्म हो गया। तो भारत ने अपना थोड़ा प्रोएक्टिव अप्रोच लिया, नॉन अलाइनमेंट से इंडिया शिफ्टेड टू मल्टी अलाइनमेंट। शिफ्ट क्यों किया भारत ने? क्योंकि भारत को रसिया के अलावा अब यूएस के साथ भी अपने टाइज को स्ट्रेंथन करने थे। इजराइल के साथ भी हमने अपना एटीट्यूड बदला, क्योंकि इजराइल इमर्ज्ड एज ए मेजर डिफेंस सप्लायर। तो 1991 के बाद से भारत ने अपने कई सारे तौर तरीके बदले। क्यों? क्योंकि अब भारत को दुनिया के अलग अलग देशों के साथ अलाइंड होना था। कोल्ड वॉर डायनेमिक्स वाज नो लॉन्गर मीनिंगफुल, क्योंकि कोल्ड वॉर इटसेल्फ वाज ओवर। भारत को अपने एनर्जी रिसोर्सेस को मीट करनी थी, तो एनर्जी रिसोर्सेस के जो कंट्रीज थे उसको डाइवर्सिफाई करना था। भारत के लोग अब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जा रहे थे, इंडियन डायस्पोरा आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म्स, तो उनके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ खोलना था, भारत की कंपनियों के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करना था। इस कारण से भारत जो है वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के टाइम में जो नॉन अलाइंड रहता था, अब पोस्ट 1991 इंडिया हैज़ बीन इंगेजिंग इनटू मल्टी अलाइनमेंट, और इसी को भारत के टाइम, आज के टाइम में कहा जाता है मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी या विश्व बंधु अप्रोच। तो ये प्रश्न आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इंटरनेशनल रिलेशंस के आंसर में हमेशा मैप जरूर बनाने की कोशिश करना, उससे आपका आंसर अच्छा लगता है, पेपर कंप्लीट भी होता है, कई सारे पॉइंट्स जो हैं इजीली एक्सप्लेन हो जाते हैं मैप के थ्रू ही। दूसरा प्रश्न, ये प्रश्न आया था, यूपीएससी ने पूछा था कि भारत का जो इंटरेस्ट अफ्रीका में बढ़ रहा है हाल फिलहाल में, उसके प्रोज एंड कॉन्स बताएं। तो आज का जो डिस्कशन था बेसिकली इसी के अराउंड मैंने किया ही है। आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बतानी है दूसरे प्रश्न में कि भारत का क्या
रिलेशन था अफ्रीका के साथ ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम। गांधी जी वाली बात छोड़ भी सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हिस्ट्री बताने से भी फायदा नहीं है। कोल्ड वॉर टाइम में क्या रिलेशंस था वो बताएंगे। फिर बताएंगे कि पोस्ट 1991 रिलेशंस थोड़े से बदल गए हैं। नाउ इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव मोर इंटीग्रेशन विद अफ्रीका, चाहे वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हो। और फिर आप बताएंगे कि फ़ायदे क्या हैं अफ्रीका के साथ इंटीग्रेशन के। तो इसमें ये सब चीज़ें बताना आप, रिसोर्स रिच है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑयल इंपोर्ट वगैरह हो जाएगा, ये सब बताना। तो सीधा सीधा पूछ ही रहा है कि इंडिया का इंटरेस्ट इन अफ्रीका के प्रोज क्या हैं और कॉन्स क्या हैं। तो प्रोज बता दिया आपने। फिर प्रोज के बाद, वैसे पूछा नहीं है इस प्रश्न में, लेकिन फिर दो तीन बातें बता देना एज ए ट्रांजिशन लाइन कि भारत ने इन सारे बेनिफिट्स को देखते हुए अफ्रीका में क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, आईटीसी प्रोग्राम। एक दो पासिंग लाइन में ये दे देना, ट्रांजिशन लाइन की तरह ये दे देना। प्रोज के बाद सीधा कॉन्स पे जंप करने से बड़ा एब्रप्ट चेंज लगता है। तो आपने बोला कि ये फायदे हैं, इस कारण से इनिशिएटिव से फिर एक लाइन लिखना कि येट देयर आर सम चैलेंजेस आल्सो विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग कनेक्टिविटी या इंटीग्रेशन विथ अफ्रीका, एंड देन राइट दी चैलेंजेस कि चाइना इज हैविंग फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड ऑल। और ये सब लिख करके आप कह सकते हैं अंत में लिखना कि भारत फिर भी अफ्रीका के साथ अपने संबंध को अच्छे बनाए रखने की कोशिश कर रहा है बिकॉज ऑफ इट्स ड्रीम ऑफ प्रमोटिंग साउथ साउथ कोऑपरेशन एंड इमर्जिंग आज अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। और उसी डायरेक्शन में हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दो इंपॉर्टेंट अफ्रीकन कंट्रीज को विजिट किया है। इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो इन दोनों में से एक ही आंसर आप पोर्टल पे सबमिट करना, आपको जो अच्छा लगे, जो सही लगे, आप इन दोनों में से एक पोर्टल पे सबमिट करना, बाकी खुद के लेवल पे अटेम्प्ट करना। पोर्टल पे अभी 1000 से भी ज़्यादा आंसर्स डेली आ रहे हैं। हमारी 6 लोगों की टीम ओवरवेल्म्ड हो चुकी है। मुझे पता है आप में से कई सारे लोग परेशान हैं कि एक सप्ताह से आंसर चेक नहीं हो रहा है, बट वी आर ट्राइंग ऑन आवर ओन साइड। अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं। वी आर ट्राइंग टू ऐड मोर टीम, बट हर आदमी वॉइस चेकिंग कर भी नहीं सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो वी आर ट्राइंग टू डू अवे विद द बैकलॉग इन दोनों में से, लेकिन अभी एक ही सबमिट करना, ठीक है। हम लोग और भी लोगों को, चेकर्स को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों में से कोई एक आंसर आप पोर्टल पे सबमिट करना, दूसरा खुद अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट क्वाड क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है क्वाड, पहले ये समझ लेते हैं। क्वाड बेसिकली स्टैंड्स फॉर क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। मार्च 2021 में क्वाड की पहली फॉर्मल मीटिंग हुई थी। दिस क्वाड ग्रुप इंक्लूड्स 4 डेमोक्रेटिक कंट्रीज, यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। अगर क्वाड का थोड़ा बैकग्राउंड देखें तो साल 2004 में जब सुनामी आया था तो भारत के कोस्ट पे भी इम्पैक्ट हुआ था। कई सारे अदर जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वहां पे भी इम्पैक्ट आया था। तो फिर तभी से एक बात चल रही थी कि इस रीजन के, इंडो पैसिफिक रीजन के इंपॉर्टेंट कंट्रीज को एक साथ आकर के ग्रुपिंग बनानी चाहिए ताकि इस तरह के कंटिजेंसी सिचुएशन को फ्यूचर में डील किया जा सके। फिर 2007 में उस टाइम के जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे जी ने सजेस्ट किया कि इस रीजन से भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान को मिलकर के क्वाड ग्रुपिंग बनानी चाहिए, क्योंकि मेनली इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, चाइना के अग्रेशन को काउंटर करना। तो 2004 में आया था मैरीटाइम डिजास्टर से रिलेटेड कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करने के लिए, लेकिन 2007 तक चाइना का अग्रेशन काफी बढ़ चुका था इस रीजन में, एशिया पैसिफिक रीजन में। तो फिर शिंजो अबे जो उस टाइम के जापान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि चाइना के अग्रेशन को काउंटर करने के लिए इन चारों डेमोक्रेटिक देश को एक साथ आना होगा। दैट वाज सजेशन ऑफ शिंजो अबे, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, कि चाइना को काउंटर करने के लिए हमें चारों को साथ आना होगा। लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो हैं वो शिंजो अबे जी के इस सजेशन से बहुत कन्विंस्ड नहीं थे। रीजन बीइंग, हम लोग चाइना से सीधा सीधा कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते थे, हॉस्टिलिटी नहीं चाहते थे। यही कारण है कि 2007 में शिंजो अबे जी के सजेशन के बावजूद भी क्वाड एक इनफॉर्मल ग्रुप की तरह रहा। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कभी भी इसको सीधा सीधा ज्वाइन नहीं किया। सो क्वाड एक आइडिया था, 2007 में इसको फ्लोट किया गया बाय शिंजो अबे, लेकिन इट डिड नॉट कन्वर्ट इनटू इनटू एन इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन फिर 2020 में क्या हुआ, जब कोविड का टाइम शुरू हुआ
तो कोविड के टाइम में चाइना और अग्रेसिव हो गया। जब दुनिया के अलग अलग देश चाइना से सवाल पूछ रहे थे कि कैसे कोविड की शुरुआत हुई है, उस पे चाइना क्लैरिफिकेशन दे इन ट्रांसपेरेंट मैनर, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा सवाल पूछा चाइना से, तो चाइना बिकेम वेरी अग्रेसिव एंड इट wrote a 20-page open letter to गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया डायरेक्टली थ्रेटनिंग गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कि हम आपके साथ ट्रेड बैन कर देंगे, हमारे यहाँ से जो स्टूडेंट आपके यहाँ पढ़ने जाते हैं वो बैन कर देंगे, आपकी इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे, ऐसे थ्रेट लिखे चाइना ने। आप हमारे ऊपर झूठा एलिगेशन लगा रहे हैं कोविड 19 फैलाने का, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने सिंपली कहा था कि चाइना को ट्रांसपेरेंटली बताना चाहिए कि कोविड 19 की शुरुआत कैसे हुई। तो कोविड के टाइम में चाइना बड़ा अग्रेसिव हो गया, और कोविड के टाइम में ही चाइना ने भारत के साथ बॉर्डर पे अननेसेसरीली कन्फ्लिक्ट शुरू कर दिया, जिसको हम लोग कहते हैं गलवान वैली कन्फ्लिक्ट। अब इन दोनों कारणों के फैक्टर्स के कारण ही ऑस्ट्रेलिया नाराज हुआ चाइना से, भारत नाराज हुआ चाइना से, यूएस और जापान तो पहले से चाहते ही थे कि एक एंटी चाइना ग्रुप बने, और यही सब कारण के साथ, इन्हीं सब कारणों के बाद 2021 में क्वाड वाज एस्टैब्लिश्ड एज ए फॉर्मल ग्रुपिंग बिटवीन दीज 4 डेमोक्रेटिक कंट्रीज। अब क्वाड की अगर ऑफिशियल ऑब्जेक्टिव बोली जाए तो वो ये है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोऑपरेशन डेवलप करना इन 4 देशों के बीच में, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को प्रमोट करना है, ये सब स्टेटेड ऑब्जेक्टिव हैं क्वाड के। बट क्वाड बनने के पीछे आपको समझ तो आ ही रहा है सबसे बड़ा कारण क्या है, चाइना। ये जितने भी 4 देश हैं कहीं ना कहीं एंटी चाइना सेंटिमेंट्स के साथ एक साथ आए हैं। जापान और यूएस तो पहले से एंटी चाइना था ही, भारत और ऑस्ट्रेलिया एंटी चाइना सेंटिमेंट्स इनके डेवलप हो गए 2020 में, और फिर बन गया क्वाड। तो ऑफिशियली कभी बोला नहीं जाता है, फॉर्मली कभी बोला नहीं जाता है कि क्वाड हैज बीन क्रिएटेड टू कर्ब चाइनाज एग्रेशन, बट आप आंसर में लिख सकते हैं कि चाइना कैन बी कंसिडर्ड एज ए ग्लू विच ब्रिंग्स दिस 4 कंट्रीज टुगेदर ऑन क्वाड प्लेटफॉर्म। क्योंकि चाइना का अग्रेशन जो है वो 21st सेंचुरी में बहुत बढ़ गया। चाइना ने 20th सेंचुरी में अपने पावर को कंसोलिडेट करने पर फोकस किया, और 21st सेंचुरी में जब अमेरिका वेस्ट एशिया में कन्फ्लिक्ट्स में फंस गया, मेनली अफ्रीका अफगानिस्तान में कन्फ्लिक्ट में फंसा, और साथ ही साथ इराक में कन्फ्लिक्ट में फंसा जब अमेरिका, तो अमेरिका की हेजेमनी थोड़ी सी कमजोर होने लगी, मतलब अमेरिका का मिलिट्री स्ट्रेंथ थोड़ा कमजोर होने लगा। तो उसका फायदा उठा करके चाइना अपने पावर को असर्ट करने लगा इन साउथ चाइना सी एरिया। यहाँ पे अमेरिका के जो एलाइज थे मेनली जापान और फिलीपींस, उनको ओपनली थ्रेटन करने लगा। तो जब तक कोल्ड वॉर चल रहा था तब तक चाइना अपने पावर को कंसोलिडेट करने पे फोकस कर रहा था। 1991 में जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तब भी चाइना अपने पावर को कंसोलिडेट ही कर रहा था। 2001 में जब अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ, अमेरिकन फोर्सेस वेर सेंट टू अफगानिस्तान, साथ ही साथ 2003 में अमेरिकन फोर्सेस वेर आल्सो सेंट टू इराक। तो अमेरिका ओपनड अननेसेसरीली 2 वॉर्स, 2 फ्रंट्स, जिस कारण से अमेरिका का इन्फ्लुएंस इस एरिया में, एशिया पैसिफिक रीजन में, मेनली साउथ चाइना सी में थोड़ा कमजोर हुआ। ट्रेडिशनली ये एरिया अमेरिका का इन्फ्लुएंस वाला एरिया कहा जाता रहा है, बैकडोर ऑफ अमेरिका कहा जाता रहा है। मतलब यहाँ पे अमेरिका के कई सारे इंपॉर्टेंट एलाइज हैं, मेनली उसमें जापान एंड फिलीपींस हैं। लेकिन जब अमेरिका वेस्ट एशिया में और अफगानिस्तान में फंस गया तो फिर चाइना 2001 ऑनवर्ड्स अपने पावर असर्शन करने लगा, और उसी में चाइना ने क्या कर दिया, साउथ चाइना सी, जो आप देख सकते हैं कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच का इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन एरिया है, वहां पे जाकर के चाइना ने ड्रॉ कर दिया 9 डैश लाइन, एक आर्बिट्ररी लाइन। ऐसे सच में ओशन के ऊपर नहीं ड्रॉ किया है, बट मैप्स के ऊपर ड्रॉ कर दिया है 9 डैश लाइन, और कहा कि ये पूरा एरिया हमारा है। उसके पीछे अननेसेसरी या आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स देने लगा कि 11th सेंचुरी में हमारे किंगडम यहाँ तक फैले हुए थे, ये आइलैंड इनका था, वो आइलैंड इस किंगडम का था। तो मतलब आर्बिट्ररी आर्गुमेंट्स दे करके चाइना ने 9 डैश लाइन ड्रॉ कर डाला, और साउथ चाइना सी का 90% एरिया खुद अक्वायर कर डाला। अभी हाल फिलहाल में 1-1.5 साल पहले एक 10th डैश भी जोड़ दिया गया, 10th डैश लाइन। तो these days 9 डैश लाइन इज नोन एज 10th डैश लाइन, बट मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन राइट 9 डैश और 10 डैश लाइन, इट डज नॉट मेक डिफरेंस। ज़्यादा प्रोमिनेंट तो या पॉपुलर तो 9 डैश लाइन ही है। बेसिकली 9 डैश लाइन इज एन आर्बिट्ररी बाउंड्री मार्क्ड बाय चाइना in South China Sea,
to make its claim over 90% of the area and resources of South China Sea. अब तब से ही, जब से ये 9 डैश लाइन ड्रॉ किया है चाइना ने, तब से ही जो मेजर कंट्रीज हैं इस रीजन के, वो सब अलर्ट हो गए हैं। तो 9 डैश लाइन तो एक बड़ा फैक्टर था ही यहाँ पे जब चाइना ने ड्रॉ कर दिया, लेकिन जब 2020 में ये चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को थ्रेटन किया और भारत के साथ कन्फ्लिक्ट शुरू कर दिया, उसके बाद से एक क्वाड ग्रुपिंग बना दी गई। क्वाड में कभी भी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया गया है कि इट इज एन एंटी चाइना ग्रुप, बट कहीं ना कहीं क्वाड के बनने के पीछे चाइना का अग्रेशन, स्पेशली इट्स आर्बिट्ररी लाइन ड्रॉन इन साउथ चाइना सी, इज ए फैक्टर। ये चारों देश नहीं चाहते कि चाइना इतना डोमिनेट करे इस पर्टिकुलर एरिया को, क्योंकि साउथ चाइना सी बड़ा ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, पूरा इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को आपस में जोड़ता है। ऑल द इंपॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन या ट्रेड फ्लोज थ्रू दिस एरिया। यहाँ पे जिस देश का कंट्रोल होगा उसकी स्ट्रेटेजिक पावर अपने आप बहुत बढ़ जाएगी। दुनिया के कई सारे देशों को कि वो ट्रेड को जब चाहे तब रोक सकता है। तो कहीं ना कहीं ये चार देश कभी भी नहीं चाहेंगे कि साउथ चाइना सी में चाइना का अकेला डोमिनेंस हो, और ये कारण है कि क्वाड बना। अब करंट न्यूज ये है कि क्वाड कंट्रीज ने मिलकर के फैसला किया है कि क्रिटिकल मिनरल्स के ज्वाइंट प्रोडक्शन पे वो फोकस करेंगे। दे विल फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग सप्लाई चेन रेजिलियंस ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या हैं? वो तमाम मिनरल्स जो मॉडर्न डे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे कि मोबाइल फोन, कंप्यूटर या ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे कि सोलर पैनल्स, इन सब के लिए यूजफुल होते हैं, उनको कहा गया है क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स का नाम क्रिटिकल मिनरल्स ही क्यों रखा गया? वाई दे आर नोन एज क्रिटिकल? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी क्रिटिकल या इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जैसे कि क्लीन टेक्नोलॉजीज या डिजिटल टेक्नोलॉजीज, प्लस देयर सप्लाई इज ऑल्सो अंडर रिस्क। वाई दे आर अंडर रिस्क? बिकॉज क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाई में सबसे ज्यादा डोमिनेंस है चाइना का, एंड चाइना कैन नॉट बी ट्रस्टेड। तो दुनिया के बाकी देशों को वीक करने के लिए चाइना क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाई को कभी भी हैम्पर कर सकता है, जिससे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का ग्रोथ है इन देशों में वो रुक सकता है। तो क्रिटिकल मिनरल्स के प्रोडक्शन में अभी डोमिनेंट कंट्री है चाइना, और उसके ऊपर डिपेंडेंट रहने का मतलब है कि फ्यूचर में वो इसका फायदा उठा सकता है। इट में प्रेस द नर्व्स, एंड दैट इज व्हाई दीज मिनरल्स हैव बीन कॉल्ड क्रिटिकल, एंड अदर कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम चाइना आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ओवर चाइना। तो उस सेंस में भी इन मिनरल्स को कहा जाता है क्रिटिकल मिनरल्स। भारत सरकार ने 30 मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया है आज क्रिटिकल मिनरल्स, और इन मिनरल्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। जैसे एक पीएसयू बनाई गई है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, काबिल। इसका काम है कि दुनिया के बाकी देशों में क्रिटिकल मिनरल्स माइन को अक्वायर करे, वहां की सरकार के साथ नेगोशिएशन करके। भारत ने अर्जेंटीना के साथ 2024 में क्रिटिकल मिनरल ऑफ लिथियम के एक्सट्रैक्शन के लिए एग्रीमेंट साइन किया। ऑस्ट्रेलिया के साथ 2022 में एक इसी तरीके का एग्रीमेंट साइन किया था भारत ने। और उसके अलावा भारत ने यूएस के साथ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं क्रिटिकल मिनरल्स के फील्ड में। एक यूएस द्वारा स्टार्ट की गई इनिशिएटिव है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, और 14 देशों की ग्रुपिंग में भारत भी एक हिस्सा है, जिसका मेन लक्ष्य है क्रिटिकल मिनरल्स के प्रोडक्शन को ज्वाइंट तरीके से प्रमोट करना और चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना। इंडिया यूएस ट्रस्ट इनिशिएटिव लिया गया है, जो बायलैटरल इनिशिएटिव है इंडिया और यूएस के बीच में, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस क्रिटिकल मिनरल्स। एंड क्वाड क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप तो हाल फिलहाल में लाया गया है ही। तो ये सब तमाम इनिशिएटिव्स हैं जिसमें भारत एक मेंबर है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस या इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स एंड रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन चाइना। ये जो इंडिया यूएस ट्रस्ट इनिशिएटिव है, इस पे इस साल जो प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट कराया था एपीएससी ने, उसने प्रश्न पूछा था। दिस वाज द क्वेश्चन, इंडिया यूएस ट्रस्ट इनिशिएटिव के ऊपर। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अब फिर से यहाँ इंटरनेशनल रिलेशंस के 2 प्रश्न हम लोग या 3 प्रश्न देखेंगे। पहला है कि द वेस्ट इज फॉस्टरिंग इंडिया एज एन ऑल्टरनेटिव टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना सप्लाई चेन एंड एज अ स्ट्रेटेजिक अलाई टू काउंटर चाइनाज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल। ये सवाल सरल शब्दों में कह रहा है, यूपीएससी 2024 में आया था कि वेस्टर्न कंट्रीज मेनली अमेरिका भारत को आगे आगे ला रहा है अलग अलग फील्ड में, ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके।
इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल। तो सीधा सीधा यही स्टेटमेंट को लिख देना है इंट्रोडक्शन में और फिर एग्जाम्पल देने हैं। क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप में चाइना के ऊपर डिपेंडेंस को रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर या ब्लू डॉट नेटवर्क इनिशिएटिव, ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव हैं टू काउंटर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, ये लाया गया है ताकि जो साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन चाइना रिड्यूस हो। और भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना को काउंटर करने के लिए I2U2 लाया गया है, क्वाड लाया गया है, इंडिया यूएस डिफेंस एग्रीमेंट्स के बारे में लिख सकते हैं। अंत में आपको लिखना है, ये सब तो ठीक है लेकिन फिर भी इंडिया मस्ट बी केयरफुल बिकॉज यूएस इज नोन फॉर फॉलोइंग बेट एंड ब्लीड पॉलिसी एंड दैट इज वाई इंडिया नीड्स टू बी वॉचफुल। दूसरा सवाल भी यूपीएससी में आया था 2016 में कि साउथ चाइना सी का इंपॉर्टेंस क्या है। तो साउथ चाइना सी का इंपॉर्टेंस अलग अलग कारणों से है। एक तो यहाँ पे नेचुरल रिजर्व्स बहुत सारे हैं, ऑयल नेचुरल गैस के अलावा फिशिंग एरियाज है, क्रिटिकल मिनरल्स यहाँ बहुत मिलते हैं। उसके अलावा ट्रेड, इंपॉर्टेंट ट्रेड्स यहाँ से गुजरते हैं। स्ट्रैटेजिक लोकेशन कहा जा सकता है क्योंकि दुनिया के तमाम मेजर देश चाहे जापान या भारत का इंपॉर्टेंट ट्रेड यहाँ से गुजरता है। भारत का 55% ट्रेड यहाँ से गुजरता है। तो चाइना का अगर यहाँ पे यूनिलैटरल डोमिनेंस हो गया तो चाइना कैन मिसयूज इट, इट कैन यूज इट एज ए चोक पॉइंट टू प्रिवेंट इंडियाज ट्रेड पासिंग फ्रॉम दिस एरिया। तो भारत ने इसी कारण से कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि चाइना का इस एरिया में डोमिनेंस को काउंटर किया जा सके। लुक ईस्ट पॉलिसी को भारत ने अपग्रेड किया इनटू एक्ट ईस्ट पॉलिसी। उसके अलावा क्वाड को ऑफिशियली लॉन्च किया है। मालाबार एक्सरसाइज इज ए नेवल एक्सरसाइज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड यूएस। तो क्वाड के देशों ने ही मिलकर के मालाबार एक्सरसाइज शुरू किया है, नेवल एक्सरसाइज, जो इस एरिया में नेवल एक्सरसाइज करते हैं ताकि चाइना के डोमिनेंस को चैलेंज कर पाए। कि चाइना कहता है कि ये एरिया हमारा है, 9 डैश लाइन ड्रॉ कर दिए। अब ये चारों देश कहते हैं कि अच्छा तुम्हारा है तो हमें रोक के दिखाओ, हम यहाँ पे नेवल एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि हम नहीं मानते ये तुम्हारा है। हमें लगता है कि हाई सी और यहाँ पे हम लोग नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं कंटिजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए। तो इस तरीके से मालाबार एक्सरसाइज इज सीन एज एन अटेम्प्ट टू चैलेंज चाइनाज आर्बिट्ररी क्लेम ओवर 9 डैश लाइन। ये मालाबार एक्सरसाइज अगेन क्वाड देशों के ही कंट्रीज मिल करके आपस में नेवल एक्सरसाइज करते हैं। प्लस भारत लेकर के आया है इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव IPOI। IPOI भारत द्वारा एक रिलीज किया गया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है विच एम्स एट कीपिंग इंडो पैसिफिक रीजन फ्री एंड ओपन। तो अगेन सीधा सीधा चाइना का नाम नहीं लिया गया है बट इनडायरेक्टली इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव विच टॉक्स अबाउट कीपिंग इंडो पैसिफिक रीजन फ्री एंड ओपन इज इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म ऑफ चाइनाज अनड्यू या आर्बिट्ररी क्लेम ओवर 9 डैश लाइन ओवर साउथ चाइना सी थ्रू 9 डैश लाइन। की ये एरिया हमारा है, भारत कह रहा है कि तुम्हारा नहीं है। हम बिलीव करते हैं इन फ्री एंड ओपन पैसिफिक और उसके लिए भारत ने ऑफिशियली ये डॉक्यूमेंट रिलीज किया है इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव IPOI। और दुनिया के बाकी सारे देशों को कन्विंस किया है भारत ने किसको साइन करें। IPOI को जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस ने तो ऑलरेडी साइन कर दिया है। तो जिन जिन देशों ने भी IPOI इंस्ट्रूमेंट को या डॉक्यूमेंट को साइन किया है वो इनडायरेक्टली भारत के साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि साउथ चाइना सी डज नॉट बिलोंग टू चाइना। तो ये सब स्ट्रेटेजिक तरीके होते हैं किसी भी देश के आर्बिट्ररी क्लेम को काउंटर करने के लिए कि आप एक डॉक्यूमेंट ले आएं और उस डॉक्यूमेंट पे दुनिया के बाकी देशों को साइन करवाएं। तो भारत लेकर के आए IPOI जो कहता है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, तो इनडायरेक्टली चैलेंजिंग चाइनाज आर्बिट्ररी क्लेम ओवर साउथ चाइना सी। एक और सवाल हो सकता है कि क्वाड इज नॉट ए मिलिट्री ब्लॉक ओनली बट इट हैज मल्टी डायमेंशनल कोलैबोरेशन एज वेल। तो आपको बताना है कि क्वाड वैसे शुरुआत की गई थी चाइना को काउंटर करने के लिए, लेकिन आज के टाइम में क्वाड सिर्फ मिलिट्री ब्लॉक की तरह काम नहीं करता है, इसके बाकी एरियाज में भी रोल है। ऐसा आप लिख सकते हैं, ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस डिस्कशन के बेसिस पे मैंने 3 सवाल आपसे करवाए, 2 तो यूपीएससी में आए हुए हैं, तीसरा मैंने खुद बना करके दिया है। नेक्स्ट इज अबाउट जल जीवन मिशन एंड आर्सेनिक कंटेंट इन ग्राउंड वाटर इन असम। देखिए आर्सेनिक कंटेंट अगर ग्राउंड वाटर में ज़्यादा होता है तो उससे अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, डैमेज टू किडनीज, इट कैन कॉज कैंसर ऑल्सो। अब भारत के कई सारे स्टेट्स में आर्सेनिक कंटेंट हाई है, लेकिन आसाम के अंदर तो ये सिग्निफिकेंटली हाई है। WHO द्वारा जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है, सेफ लिमिट ऑफ आर्सेनिक कंटेंट, उससे 21 डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में उससे ज़्यादा
आर्सेनिक कंटेंट पाया जाता है इन द ग्राउंड वाटर। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 65% पॉपुलेशन ऑफ असम इज एक्सपोज टू हाई आर्सेनिक कंटेंट वाटर विच इज हाईएस्ट फॉर एनी स्टेट। भारत भर में अलग अलग स्टेट्स के अंदर दिया गया है कि कितने प्रतिशत लोग वहां पे हाई आर्सेनिक कंटेंट ग्राउंड वाटर से एक्सपोज्ड हैं। तो असम के अंदर 65% लोग जो हैं हाई आर्सेनिक कंटेंट ग्राउंड वाटर से एक्सपोज्ड हैं, विच इज परसेंटेज वाइज हाईएस्ट फॉर एनी स्टेट इन इंडिया। ये जो आर्सेनिक कंटेंट होता है ये ग्राउंड वाटर में जनरली रहता है आर्सेनिक, और वहां से एक तो हमारी बॉडी में डायरेक्टली इंटर करता है थ्रू ड्रिंकिंग वाटर, दूसरा इरिगेशन के थ्रू ये आर्सेनिक राइस क्रॉप्स के अंदर इंटर कर जाता है, और वहां से फिर जब हम उनको खाते हैं तो हमारे बॉडी में इंटर करता है। तो दीज आर द टू पाथवेज थ्रू विच हाई आर्सेनिक इन ग्राउंड वाटर इंटर इनटू आवर बॉडी, और फिर वहां से ये तमाम तरीके के डिजीजेस हमें कर देते हैं, कार्डियोवास्कुलर, न्यूरोलॉजिकल, डैमेज टू किडनीज एंड ऑल। अब जरा थोड़ा समझते हैं कि व्हाट आर द नेचुरल फैक्टर्स बिहाइंड हाई आर्सेनिक कंटेंट इन ग्राउंड वाटर ऑफ असम। असम के अंदर आखिर क्यों आर्सेनिक कंटेंट इतना ज्यादा है ग्राउंड वाटर में? उसके पीछे दो नेचुरल फैक्टर हैं। एक तो है इंटेंस टेक्टोनिक एक्टिविटीज। देखिए असम और उसके अलावा जो बाकी तमाम जो हिमालयन स्टेट्स हैं, जो फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज में हैं, वहां पे टेक्टोनिक एक्टिविटीज स्ट्रांग रहती है हमेशा बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट। एक तरफ इंडियन प्लेट है, दूसरे तरफ यूरेशियन प्लेट है, दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं, तभी तो फोल्ड माउंटेन ऑफ हिमालयाज बना है। ये तो बेसिक ज्योग्राफी में आप जानते ही हैं। तो मुद्दा ये कि ये पर्टिकुलर एरिया जो है ये यहाँ पे हाई सेस्मिक एक्टिविटीज चलती रहती हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटीज चलती रहती हैं, यानी कि इंटरैक्शन ऑफ प्लेट्स हमेशा होता रहता है। उस कारण से जो रॉक्स हैं वो हमेशा टूटते रहते हैं। बिकॉज ऑफ हाई टेक्टोनिक एक्टिविटीज द रॉक्स कीप ऑन वेदरिंग, ब्रेकिंग, और फिर उन रॉक्स के अंदर जो आर्सेनिक सॉलिड फॉर्म में जमा रहता था वो फिर डिसइंटीग्रेट होकर के पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फिर रेन वाटर के साथ लीच होकर के वो ग्राउंड वाटर में मिलता रहता है। दूसरा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इंक्लूडिंग आसाम में ग्रीनरी ज्यादा है। ग्रीनरी ज्यादा होने के कारण जो लीव्स वगैरह बार बार टूट टूट करके पेड़ पौधों से जमीन में गिरते रहते हैं, तो वहां से जमीन के अंदर ह्यूमस कंटेंट बढ़ता रहता है। वहां से कारण माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है इन द सॉइल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो ग्रीनरी ज्यादा है, उस ग्रीनरी के कारण सॉइल के अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी ज्यादा है, क्योंकि सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया या फंगस, उनको रिसोर्स मिल जाता है सरवाइव करने के लिए। अब ये जो बैक्टीरियाज हैं या फंगस हैं, कलेक्टिवली दीज माइक्रोब्स, ये लोग क्या करते हैं, रॉक्स को ब्रेक करते रहते हैं। दे हैव एबिलिटी टू ब्रेक द रॉक्स, एंड व्हेन दे ब्रेक द रॉक्स दे डू द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। तो इस कारण से जो आर्सेनिक रॉक के अंदर सॉलिड फॉर्म में जमा रहता था वो एक्सपोज हो जाता है टू द वाटर, और फिर रेन वाटर के साथ मिल करके वो लीच होता है और जाकर के ग्राउंड वाटर में मिलता रहता है। तो माइक्रोब्स की ये वाली पर्टिकुलर एक्टिविटी को कहा जाता है बायो स्टिमुलेशन, वेयर दे स्टिमुलेट द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स, और जिस कारण से फिर जो इस तरह के हार्मफुल मेटल्स हैं जैसे कि आर्सेनिक, वो रॉक से बाहर आ जाते हैं बिकॉज ऑफ वेदरिंग या ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स बिकॉज ऑफ दीज माइक्रोब्स, और फिर ये जो आर्सेनिक कंटेंट है ये रेन वाटर के साथ लीच होकर के ग्राउंड वाटर में मिलता रहता है, कॉजिंग हाई टॉक्सिसिटी ऑफ द ग्राउंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ हाई आर्सेनिक कंटेंट। अब हाई आर्सेनिक कंटेंट का सॉल्यूशन क्या है? एक तो है सर्कुलर इकोनॉमी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज करें ग्राउंड वाटर से, हम लोग पहले फिल्टर आउट करें आर्सेनिक को, और उसका फिर हम लोग किसी और इंडस्ट्रियल पर्पस में इस्तेमाल करें। उसके अलावा जो आर्सेनिक वेस्ट रिलीज करने वाली फैक्ट्रियां हैं उन पे भी हम लोग चेक लगाएं, ताकि आर्सेनिक वेस्ट को हम लोग वहीं पे रिसाइकल कर लें और उसको इंडस्ट्रियल इनपुट की तरह इस्तेमाल करें। तो दिस इज नोन एज सर्कुलर इकोनॉमी, वेयर मोस्ट ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर अगेन रिसाइकल्ड बैक, और इन्वायरमेंट में कुछ भी वेस्ट की तरह जब हम रिलीज नहीं करते तो उसको कहा जाता है सर्कुलर इकोनॉमी। तो सर्कुलर इकोनॉमी विथ रिस्पेक्ट टू आर्सेनिक को प्रमोट करना है। दूसरा, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन हैज टू बी डन टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ हाई आर्सेनिक। जल जीवन मिशन 2019 में स्टार्ट किया गया था। इसके अंतर्गत लक्ष्य है कि ड्रिंकेबल टैप वाटर सप्लाई प्रोवाइड किया जाए टू
एवरी रूरल हाउस होल्ड बाय 2024, ये लक्ष्य रखा गया था अभी, लेकिन ये लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है 100%, लेकिन लक्ष्य ये रखा गया था कि 5 साल में हर एक रूरल हाउस होल्ड में ड्रिंकेबल वाटर पहुंचाया जाए, यानी कि आर्सेनिक वगैरह का कंटेंट जो है वो प्रिस्क्राइब लिमिट के नीचे लाया जाए, अगर आर्सेनिक है तो भी, यानी कि हर घर में पानी जो है वो सेफ तरीके से ड्रिंकेबल वाटर को सप्लाई करना है अंडर जल जीवन मिशन। तो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड करा जाना है टू द 16 करोड़ रूरल हाउस होल्ड अंडर जल जीवन मिशन। इसका टैग लाइन है हर घर जल। इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, विच इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब भारत सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल करके रन कर रही है। अच्छा, जल जीवन मिशन जब लाया गया था तो इट वाज ओनली फॉर रूरल एरियाज, लेकिन 2021-22 के बजट में भारत सरकार ने अर्बन एरियाज के लिए भी जल जीवन मिशन को एक्सटेंड कर दिया। तो जल जीवन मिशन फॉर अर्बन एरिया इज रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जल जीवन फॉर रूरल एरिया इज रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो अब आज के टाइम में जल जीवन मिशन के 2 कंपोनेंट है, जल जीवन रूरल, जल जीवन मिशन अर्बन, लेकिन जब ओरिजिनली लाया गया था तो इट वाज जल जीवन मिशन रूरल ओनली। जल जीवन मिशन रूरल की अगर बात की जाए तो वहां पे इसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है ग्राम सभा की। ग्राम सभा के अंदर एक अलग से बॉडी बनाई जाती है, पानी समिति। ग्राम सभा के अंदर ही कुछ लोगों को जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आप जल जीवन मिशन को इंप्लीमेंट करेंगे, उन लोगों को कहा जाता है पानी समिति के मेंबर्स। साथ ही साथ गांव के लेवल पे विमेन को एक स्पेशल किट दिया जाता है ताकि वो उस किट की मदद से पानी की जो क्वालिटी है उसको चेक कर पाए कि वो पानी की क्वालिटी ड्रिंकेबल है या नहीं। और जो हाउस होल्ड्स को टैप कनेक्शन दिया जाता है उन हाउस होल्ड से मंथली थोड़ा सा नॉमिनल चार्जेस भी लिया जाता है अंडर जल जीवन मिशन। 50 से 60 रुपए बेसिक चार्जेस लिए जाते हैं। गांव में जिस भी घर को कनेक्शन दिया जाता है 1 महीने में 50 से 60 रुपए ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए लिया जाता है। तो ये है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का अगर ठीक से इंप्लीमेंटेशन हो गया तो आर्सेनिक कंटेंट के प्रॉब्लम को काफी हद तक डील किया जा सकता है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज रिटर्न दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे जीएस पेपर 5 में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, ये देख करके बस भारी भरकम लग रहा है सवाल, लेकिन जो भी हमने डिस्कशन किया उसके बेसिस पे आराम से आप इसको डील कर सकते हैं कि हाई आर्सेनिक कंटेंट से होता क्या है और असम के अंदर इसका हाई रहने के पीछे कारण क्या है, एंड व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज अबाउट फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। छोटा सा न्यूज है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट लेकर के आया है फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। इसकी मदद से जो अलग अलग मोबाइल नंबर्स हैं उनको कैटेगराइज किया जाएगा एज मीडियम, हाई या वेरी हाई एज फार एज द रिस्क ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड इज कंसर्न। देखिए, मोबाइल नंबर कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है कि उस मोबाइल नंबर के ऊपर फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड होने के चांसेस कितने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मोबाइल नंबर है 8888888888, तो उसके फाइनेंशियल फ्रॉड होने के उस नंबर से रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो स्कैमर्स होते हैं वो इस तरीके का एल्गोरिथम लगाते हैं, 888888 फिर उसमें 9 कर दिया, फिर 6 कर दिया। तो बहुत जब रैंडम नंबर होता है तो उसका रिस्क कम रहता है, जब एक यूनिफॉर्म नंबर होता है तो उसका रिस्क ज़्यादा रहता है। तो अब ये फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर की मदद से जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है, मोबाइल नंबर्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क मीडियम, हाई या वेरी हाई। और उसके बेसिस पे फिर बैंक्स को अलर्ट किया गया है कि ये जो वेरी हाई वाले मोबाइल नंबर हैं, रिस्क वाले मोबाइल नंबर हैं, इन पे स्पेशल ध्यान दिया जाए कि इनके ऊपर साइबर फ्रॉड ना हो। अब सीधा सीधा तो आपसे पूछेगा नहीं कि फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर है क्या, मेंस में तो पूछेगा नहीं, लेकिन अगर साइबर सिक्योरिटी पे कोई प्रश्न आता है, फाइनेंशियल फ्रॉड पे प्रश्न आता है, तो पासिंग रेफरेंस में सॉल्यूशन में आप लिख सकते हैं कि रिसेंटली फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर वाज लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन ऑर्डर टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स। कल जो प्रश्न दिया था हमने उसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं विद रिस्पेक्ट टू गादेन फोदरंग ट्रस्ट। गिग इकोनॉमी से रिलेटेड फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। आरटीआई स्कीम में पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि बेसिक रिसर्च के लिए नहीं है, हाई एंड डीप टेक रिसर्च के लिए भी है ये। रेल वन ऐप में दूसरा स्टेटमेंट गलत है, अलग अलग ऐप्स नहीं चाहिए फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।